डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गुणनखंड यानी फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि गुणनखंड यानी फैक्टर क्या है, और गुणनखंड से ही पता लग जाता है कि गुणनखंड होते क्या हैं। देखिए, गुणनखंड का जो अर्थ है वह किसी भी संख्या, चर या गणितीय अभिव्यक्ति को ऐसे कारकों में विभाजित करना है जिसका गुणनखंड मूल संख्या या अभिव्यक्ति के बराबर हो। इसे गणित में सरल बनाने या अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और गुणनखंड वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर वापस उन टुकड़ों से उसी संख्या को बनाया जा सकता है। अब देखिए, बात ये आती है कि गुणनखंड होते कितने प्रकार के हैं, यानी काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड के प्रकार, गुणनखंड 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य गुणनखंड, जिसे हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है दो पदों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। और तीसरा जो गुणनखंड है वह है द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपद, जिन्हें हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसके जो टॉपिक है वह है समूहों में गुणनखंड निकालना यानी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फिर इसके बाद पांचवा जो टॉपिक आता है वह है पद संहतियों का उपयोग यानी यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए, सबसे पहले हमें सामान्य गुणनखंड को समझना है। और सामान्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि सामान्य गुणनखंड यानी कॉमन जो फैक्टर है वह इस विधि में सभी पदों को या सभी पदों से एक सामान्य गुणनखंड निकाल लिया जाता है। जैसे इसमें संख्या का गुणनखंड और बीजगणितीय अथवा बीजीय अभिव्यक्ति का गुणनखंड शामिल होता है। अब देखिए, बीजीय गुणनखंड शामिल होता है तो देखिए क्या है। मान लीजिए कि अगर हमें 15 यानी 15 के गुणनखंड करने हों तो वह कैसे करेंगे? तो चलिए मैं इसे आपके समक्ष बताता हूँ। देखिए, फिफ्टीन के हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए, 15 इज इक्वल टू 10 + 5, एक तो ये हो जाता है, जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 इज इक्वल टू 5 × 3, ये भी गुणनखंड है, यानी 5 × 3, 5 × 15, ये भी एक गुणनखंड है। अब देखिए, जो 15 के गुणनखंड हैं, क्योंकि 5 × 3 के गुणा करने से हमें 15 मिलता है। इसी तरह से अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो देखिए 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे। 12 के गुणनखंड हमें कैसे करना है, यानी 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह से अगर हमें 64 यानी 64 के गुणनखंड करने हों तो देखिए क्या होगा, यानी 32 × 2 यानी 32 दूनी 64 हो जाते हैं। लेकिन 32 के भी गुणनखंड किए जा सकते हैं। कैसे? यानी 16 × 2 × 2। अब 16 के भी गुणनखंड किए जा सकते हैं। कैसे? 8 × 2
गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 8 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे? 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब हम 4 के भी गुणा कर सकते हैं गुणनखंड, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो देखिए वास्तव में 16 के यानी 64 के जो गुणनखंड हैं यानी 64 का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब देखिए गुणनखंड करने की जो प्रक्रिया है इसमें हम तब तक गुणनखंड करते रहते हैं जब तक कि जो संख्या है उस संख्या का कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं किया जा सकता हो, तब तक हम इसे लगातार करते रहते हैं। फिर बात ये आती है कि जो 64 के गुणनखंड हैं मैंने आपके समक्ष जो निकाले हैं, जब तक ऐसी राशि हमें प्राप्त नहीं हो जाती है जिसके हम कोई भी और गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करते रहते हैं। अंतिम रूप से जो 64 के मैंने जो आपके समक्ष गुणनखंड किए हैं वह पद संहतियों के गुणनखंड निकालने की जो विधियां हैं वह अनेक विधियां होती हैं। अब देखिए पद संहतियों के गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो इसमें भी देखिए पद संहतियों के गुणनखंड हम क्या करते हैं। मान लीजिए पद संहतियों के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। पद संहतियाँ क्या हैं? पद संहतियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। अब हमें पद संहतियों के गुणनखंड निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पद संहतियों में यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये है। मान लीजिए आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे देखिए कैसे, मान लीजिए मैं इसी का यानी 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हमें करना हो तो कैसे गुणनखंड करेंगे। देखिए क्या है, 3 यानी a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा 3 गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर। इस वाले सूत्र से भी हम निकाल के दे, मान लीजिए इस वाले सूत्र से भी हमें निकालना हो तो देखिए चलिए कैसे निकालेंगे। चलिए पहले मैं इसी से आपके समक्ष से निकाल के दिखाता हूँ। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36 प्लस 36 प्लस 6 6 जा 36। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए यानी 36 9 प्लस कर लीजिए इनको, यानी 6 6 12 और 9 21 और कैरी हुए 2 और 2 3 5 5 और 3 8 यानी 81। तो ये हो गया 81। ओके, चलिए मैं इस वाले सूत्र से अभी निकाला है आपके समक्ष, अब इस वाले सूत्र से निकाल के दिखाता हूँ क्या है। देखिए दूसरे वाले सूत्र से भी हम इसे निकाल के दिखाते हैं। कितना आंसर आएगा, यानी a का स्क्वायर क्या है, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 3 इंटू 6 कर लीजिए। तो 3 3 जा 9 प्लस 3 6 6 जा 36
प्लस 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, इसके बावजूद भी यही 81, दोनों से 81 ही आंसर आया। अब देखिए ये तो हमने a प्लस बी के परिप्रेक्ष्य में निकाल के दिखाया है, कहीं ये भी हो सकता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। देखिए जब हम इसे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे जब करते हैं तो क्या होगा, यानी इजिकल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये हो गया। इस तरह से भी हम दूसरा कर सकते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इन दोनों से ही मैं निकाल के दिखाऊंगा, अंतर कहीं पर भी नहीं आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने अभी 3 और 6 यानी 3 और 6 का निकाला था। वापस चलिए अगर हम इसे यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab रख लीजिए। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 4, कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, 6 छंग 36, 4 चौक 16, ऋण 2 छिंग 12, 12 चौक 48, कर लीजिए। क्या होगा, इजिकल टू, देखिए अब हम इससे अगर इसे प्लस कर लेते हैं पहले, तो देखिए क्या होगा, 36 और 16 इजिकल टू ये हो गया 52 माइनस 48 इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखिए यानी 4। ये 4 निकल के आया। नेक्स्ट इसी दूसरे वाले से निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए क्या निकलना है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 4, यहाँ रख लिया। दूसरे वाले से भी निकाल के हम दिखाएंगे आपको, यानी a का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कर लीजिए। क्या है a की वैल्यू, यानी 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके चलिए, 6 6 जा 36 माइनस 2 छिंग 12 और 4 12 चौक 48 धन 4 चौक 16। अब देखिए ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की है। प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को घटा देते हैं। तो देखिए क्या करना है, 36 प्लस 16 इजिकल टू 52 माइनस 48 इजिकल टू 4। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, ये हमें निकालना है और इनको याद रखना है। ये पद संहतियाँ हैं। नेक्स्ट एक और मैं आपके समक्ष पद संहति एक और निकाल के दिखाता हूँ, और वह पद संहति है, देखिए कैसे निकालनी है। ये अभी किसके अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, सामान्य गुणनखंड के अंतर्गत। फिर दूसरा जो था वह था दो पद संहतियों का अंतर। नेक्स्ट पद संहति देख लेते हैं एक और, क्या है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो इजिकल टू होगा वह होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके
यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। माइनस क्यों आया है? क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनाता है, इसलिए हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा था। इसे दो पदों के योग और अंतर की पद संहिता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर एक और एक पद संहिता का हम अध्ययन करेंगे, वह क्या होगी? चलिए उसे भी मैं आपके समक्ष कराता हूँ। नेक्स्ट जो पद संहिता होगी वह होगी, देखिए क्या है? x प्लस ए, यानी x प्लस ए, दूसरी पद संहिता है x प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब देखिए हमें यहाँ मिला क्या? दोनों जगह पर x कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा? x को कॉमन है तो बाहर ले लेता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, इजिकल टू, जब हम इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? x का स्क्वायर हो गया। अब x का स्क्वायर करने के बाद में प्लस क्या करना है हमें? a प्लस b कर देना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस ए बी, एक्स प्लस ए और b, ये हो गया। अब देखिए जब ये होता है तो फिर इसके बाद में क्या होगा कि x प्लस 1 और x प्लस 2 अगर हम मान लें किसी भी चीज़ को, तो उसका जो हमें गुणनखंड करना होगा तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए यदि हम x प्लस 1 क्या है, यदि हम क्या करें x प्लस 1 और x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या कर दें, गुणा करें, तो गुणा करने पर जो गुणनफल हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? देखिए x प्लस 1 और दूसरा क्या है x प्लस 2, x प्लस 2। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए इजिकल टू x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x दोनों जगह पर है इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। अब गुणा में क्या होता है? अब यहाँ मैंने x को निकाल लिया है, वापस क्या है 2 और 1 को जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा? प्लस 3, क्या होगा? प्लस 3x, क्या होगा? 3x प्लस 3x के बाद में क्या होगा? क्यों हो गया? यानी 2 और 1 3 दोनों को जोड़ लिया, वापस क्या करेंगे हम? प्लस 2 कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस 2, यानी 2 का 1 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यह इसके गुणनखंड हैं। इसी प्रकार अगर हम a माइनस बी और a प्लस बी को अगर लें, क्या करें? यानी इसी प्रकार x माइनस a, क्या कर दें? x माइनस a, या हम इसे क्या और भी कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, क्या कर सकते हैं? देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमें a माइनस बी और a प्लस बी दोनों को निकालना हो तो क्या करते हैं? यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या कर देते हैं? इजिकल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये मैंने आपके समक्ष गुणनखंड किए हैं। अब नेक्स्ट एक बात और आ जाती है कि गुणनखंड करने की जो क्रिया है, गुणा करने की क्रिया की
उल्टी होती है। और गुणनखंड निकालना पद संहतियों के स्वरूप के अनुसार, पद संहतियों का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है। तो देखिए अब हम चलते हैं पद संहतियों के स्वरूप पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पद संहतियों का स्वरूप। अब देखिए पद संहतियों का स्वरूप कैसा होता है, इसे और देख लेते हैं। देखिए पद संहतियों का स्वरूप होता है यानी के एक्स प्लस नेक्स्ट क्या है, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, के वाई प्लस के जेड। मुझे इसके गुणनखंड करने हैं, तो मैं जब इनके गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा, है क्या वास्तव में मेरे पास में के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड। अब मुझे इसका गुणनखंड करना है, जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इजिकल टू क्या होगा, अब के तीनों जगह पर है, कॉमन है, के तीनों में कॉमन है, के को ले लीजिए, के वापस क्या हो जाएगा, जब हम के को कॉमन ले लेते हैं उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई और जेड। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार मुझे किसी के गुणनखंड करने हैं, यानी 6x प्लस 9 इजिकल टू 3 के क्या करना है, 6x प्लस, देखिए 6x प्लस 9 इजिकल टू 3, इसका हमें गुणनखंड करना है। जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 6x प्लस 9 इजिकल टू 3, और जब ये होता है तो देखिए यानी 6x प्लस 9 इजिकल टू 3 इजिकल टू क्या होगा, वापस देखिए इसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाता है, यानी 3 दूनी 6, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। प्रत्येक पद संहति के गुणनखंड निकालने के पहले यह देखते हैं कि उसकी विभिन्न राशियों में से कोई एक संख्या उभयनिष्ठ, समान या कॉमन तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो हमें सर्वप्रथम उभयनिष्ठ संख्या को कोष्ठक के बाहर निकाल कर रखते हैं। बहुधा ऐसा भी होता है कि समस्त राशियों में से कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं निकलती, और जब कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं निकलती है तब पद संहतियों को 2-2 या 3-3 राशियों के जोड़ों में हमें कुछ संख्याओं को उभयनिष्ठ निकालना होता है। इस प्रकार जो कोष्ठक बनते हैं उन कोष्ठकों में कुछ न कुछ उभयनिष्ठ अवश्य निकलना चाहिए, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों में 2 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वह होता है विभिन्न राशियों की इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनमें से कुछ उभयनिष्ठ निकलने पर समान संख्या अथवा उसके गुणनखंड बच सकें। दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि इस उभयनिष्ठ संख्या को कोष्ठक के बाहर निकाल देना चाहिए। अब देखिए कोष्ठक के बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, अब मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल कराता हूँ, यानी एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक न्यूमेरिकल है 2ax प्लस वाई, 2ax प्लस
वाई प्लस 2x, वाई प्लस 2x प्लस ए वाई प्लस ए और वाई आपके समक्ष है। अब देखिए मुझे करना क्या है, इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी 2ax प्लस वाई प्लस 2x प्लस ए वाई। अब हम क्या करें, व्यवस्थित करें इसे। व्यवस्थित जब हम करते हैं तो क्या होगा, 2ax प्लस ए वाई को ले लेते हैं पहले, 2ax प्लस ए वाई को इधर ले आइए, ए वाई। अब क्या बचा मेरे पास में, यानी a और a दोनों यहाँ आ गए। वापस अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्लस 2x वाई। तो देखिए प्लस 2x प्लस वाई, ये हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर लिया है। व्यवस्थित करने के बाद में अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह a है, कॉमन है हमारे साथ पास में क्या, a। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a को बाहर ले लेता हूँ, इजिकल टू a। अब मेरे पास क्या बचा, 2x और क्या बचा, प्लस y। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसका करके देख लेते हैं। इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई, ये निकल गया। वापस हमें फिर इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखिए 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ पर भी है, तो क्या करना है हमें, 2x प्लस वाई ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और फिर क्या बचा मेरे पास में, a प्लस 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। देखिए पद संहतियों का जो स्वरूप होता है, मैंने आपके समक्ष ये गुणनखंड किए हैं। अब देखिए एक और पद संहति का जो स्वरूप है वह है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से हम इनका जो वर्ग है वह वर्ग होता है। और इसी तरह से हम, चलिए मैं उसे भी आपके समक्ष कर देता हूँ। कुछ पद संहतियाँ हैं, उनका जो स्वरूप होता है वह देखिए कैसा होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और जब हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या कर देते हैं, 2ab, एक तो ये कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी होता है। ये किसका है, ये देखिए ये है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, ये है। और ये कौन सा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको खोलने से ये बनते हैं। इनके मैंने गुणनखंड कर दिए। अब देखिए इसी प्रकार अगर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a माइनस b का वर्ग होता है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक पॉइंट आता है, कम से कम 2 पूर्ण वर्ग की राशियां होती हैं और दोनों का जो चिन्ह है वह 1 होता है। दूसरा, शेष राशि पूर्ण वर्ग वाली राशियों के वर्गमूल के गुणनफल के दुगने के बराबर होती है। तब इस पद संहतियों के गुणनखंड लिखने के लिए दोनों वर्गों की राशियों का पूर्ण वर्गमूल लिख लेते हैं। जब इनका पूर्ण वर्गमूल लिख लेते हैं तो उनके बीच में जो निशान है वह तीसरी राशि के साथ का निशान नहीं रखते हैं, और इस प्रकार इस पद संहति का जो वर्ग है वह वर्ग कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट के वीडियो के अंतर्गत मैं आपके समक्ष गुणनखंड के बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।